नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों के साथ बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में हम आपकी मदद करते हैं। आज हमारे साथ 5 मेहमान हैं जो आज पूरे अगले आधे घंटे तक हमारे साथ होंगे। दिव्या गगलानी है एक्सिस सिक्योरिटीज से, जिगर त्रिवेदी हैं रिलायंस सिक्योरिटीज से, जय पुरोहित हैं जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज से, साथ ही हमारे साथ मौसम का अपडेट देने के लिए महेश पलावत होंगे स्काईमेट से, और साथ ही एग्री एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा साहब भी हमारे साथ आगे होंगे, जिनसे जानेंगे कि किन किन फसलों को किन राज्यों में कहां नुकसान हुआ है और आगे आपको क्या इन एग्री कमोडिटीज में करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले फटाफट से टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन दिख रहा है। गोल्ड की बात करें तो यहां पर रिकॉर्ड तेजी के बाद आज हल्की तेजी दिख रही है। हालांकि कल 60,455 रुपए का रिकॉर्ड बनाने के बाद ऊपरी स्तरों से बाजार फिसल गया था और करीब करीब 1,000 रुपए दिन की ऊंचाई से आज भी दबा है 73 के आसपास। लेकिन एमसीएक्स क्रूड नेचुरल गैस भारी गिरावट के बाद भी आज भी उस तरह की तेजी नहीं दिख रही है, एक दायरे में कारोबार दिख रहा है। करीब करीब एक साल में 60% तक की गिरावट नेचुरल गैस में आ चुकी है। कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम तीनों ही काउंटर पर आज दबाव भी दिख रहा है और लेड में हल्की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। एग्री की बात करें तो जीरा हल्की गिरावट है 33,000 के करीब। धनिया में बिकवाली ज्यादा दिख रही है, 2.5% से ज्यादा की गिरावट यहां पर दिख रही है। कल अच्छी तेजी दिखी थी धनिया में और आज मुनाफा वसूली दिख रही है। हल्दी में हल्की तेजी है 6,800 रुपए के करीब। चलिए वापस लौटते हैं, लेकिन आज एक अहम हफ्ता है, अहम वीक है, क्योंकि फेड की बैठक आज से शुरू हो रही है। क्या बैठक को लेकर किस तरह की उम्मीदें हैं, क्या हो सकता है और इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा, क्योंकि गोल्ड मार्केट, बुलियन मार्केट पर इसका खास असर रहता है। ये सबको समझते हैं अपने सहयोगी पूजा त्रिपाठी से। पूजा, बताइए ये जो बैठक होने वाली है, क्या उम्मीद बाजार लेकर चल रहा है और क्या देख रहा है, क्या सेंस मिल सकते हैं इस बैठक से और बाजार का अनुमान क्या है, कल किस तरह के फैसले की उम्मीद बाजार लेकर चल रहा है? जी, इस बार की फेड की जो बैठक है वो काफी अहम होने वाली है, क्योंकि ये पहली बैठक होगी। एसवीबी और सिग्नेचर बैंक डूबने के बाद ये पहली बैठक होगी और उसके बाद हमने देखा कि सेंट्रल बैंक और सरकार की तरफ से काफी सारे कदम भी उठाए गए। क्रेडिट स्विस यूबीएस डील की घोषणा हुई इस बीच, तो उसके बाद ये पहली बैठक होने वाली है। तो उस लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना इस बार की कॉमेंट्री में कि फेड बैंकिंग संकट को और एक तरफ जो महंगाई की दिक्कत है उसको किस तरीके से बैलेंस आउट करती है और क्या फैसला निकल कर आता है। तो 25 बेसिस पॉइंट के बढ़त की संभावना तो है, लेकिन कमेंट्री क्या आती है वो काफी इंपॉर्टेंट होगी देखना। तो इसमें ये काफी जरूरी होगा देखना कि आगने वाले समय के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी रुकने पर किस तरह के संकेत फेड की तरफ से आ रहे हैं। फाइनेंशियल स्थिरता को लेकर क्या कमेंट्री होती है फेड की तरफ से। अन्य बैंकों पर ये जो रेट हाइक हो रही है इसका असर ना हो, उसके लिए फेड क्या कुछ कदम उठाएगी, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना इस बार की बैठक में। क्योंकि 7 मार्च का जो बयान था फेड का वो काफी ज्यादा अग्रेसिव था। उसमें उनका पूरा का पूरा फोकस महंगाई को लेकर ही था और उनका कहना था कि जरूरत के मुताबिक दरों में बढ़ोतरी आगे भी जारी रहेगी। महंगाई को काबू में करना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और जब तक महंगाई काबू में नहीं होगी बढ़त जारी रहेगी। लेकिन ये 7 मार्च के बयान है, उस बीच काफी कुछ घटनाएं हुई हैं और अब हो सकता है कि फेड का अपना जो स्टैंस है उसमें कुछ नरमी देखने को मिले और आने वाले समय में जिस तरह से अग्रेसिव रेट हाइक की बात की जा रही थी वहां फेड कुछ नरमी अपनाने की कोशिश करे। तो काफी अहम होगा देखना। 25 बेसिस पॉइंट की हाइक तो हो सकती है, वो फैक्टर इन है, लेकिन कमेंट्री किस तरीके की आती है ये काफी इंपॉर्टेंट होगा इस बार की बैठक में देखना। ओके, शुक्रिया पूजा बताने के लिए कि क्या कुछ उम्मीद बाजार लेकर चल रहा है। जिगर, एक अहम बैठक से पहले अगर कोई ट्रेडर अगर गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या सलाह दे रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग। मेजॉरिटी चीज़ें यहाँ पूजा ने एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ऑलरेडी वी हैव सीन अराउंड 9 to 10% रैली इन गोल्ड एंड सिल्वर। फाइन, जो कल का जो इवेंट इंपॉर्टेंट है, जो डॉट चार्ट आएगा, इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस आएंगे, दे आर गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। जैसा कि पूजा ने भी यहाँ बताया, जो स्टेटमेंट्स यहाँ आएंगे, स्टेटमेंट्स के बाद जो फेड की ठीक है जी
स्टेटमेंट्स के बाद जो जेरेमी पावेल को जो बैंकिंग क्राइसिस पे क्वेश्चंस किए जाएंगे, कैसे वो उसे टैकल करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। बट मोटा मोटा मुझे लग रहा है सेंटीमेंट यहाँ पॉजिटिव है, चाहे वो कॉमेक्स हो चाहे वो एमसीएक्स हो। ऑफ कोर्स एक मेजर इवेंट के पहले अग्रेसिव बाइंग रिकमेंडेशन में यहाँ नहीं दे रहा हूँ। इंट्राडे के लिए मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है। आई रिकमेंड टू गो लॉन्ग इन गोल्ड अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 59,600 59,500 स्टॉप लॉस लेके चले, 59,800 का यहाँ टारगेट लेके इंट्राडे के लिए चल सकते हैं। यानी ये जो कॉल दे रहे हैं ना जिगर, सिर्फ इंट्राडे के लिए है। 59,500 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के 59,800 रुपए के टारगेट के लिए आप यहां पर बेट लगा सकते हैं। इस पोजीशन को कैरी नहीं करे, स्टॉप लॉस का ध्यान रखें और कोशिश करें छोटे से प्रॉफिट के लिए आप यहां पर बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। जय, क्या लग रहा है आपको, गोल्ड और सिल्वर क्या करना चाहिए इस बैठक के फैसले से पहले? जी नमस्कार विश्व मोहन जी। देखिए, दोनों गोल्ड और सिल्वर में जबरदस्त एक तेजी देखने के लिए मिली है लास्ट 9-10 दिन में, बट ये मोमेंटम और कंटिन्यू रहना चाहिए। और जो फेड का स्टैंस है, कल की मीटिंग में जरूर लग रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होगा, बट कहीं ना कहीं मार्केट डिस्काउंट कर रहा है कि जून या जुलाई में रेट कट की संभावना भी है। सो ये जो सिनेरियो है ये डेफिनेटली प्रीशियस मेटल के लिए पॉजिटिव है। और अभी जो अनसर्टेनिटी चल रही है पूरे फाइनेंशियल मार्केट में, वो भी गोल्ड की डिमांड को और बढ़ा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए दोनों ही प्रीशियस मेटल में। और गोल्ड मुझे लग रहा है कि 61,000 तक जा सकता है, बट जैसे कि ऑलरेडी एक अच्छी खासी रैली हो चुकी है रिसेंट टाइम में, तो यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू प्ले करना ज्यादा बेटर है। गोल्ड का 60,000 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं 400 रुपए के करीब, 170 का स्टॉप लॉस रखे और अपसाइड में 800 से 1000 रुपए तक का टारगेट यहाँ पे देख सकता है। और सिल्वर में भी मुझे लग रहा है कि 70,000 के लेवल हम लोग आने वाले 3-4 दिन में देख सकते हैं। तो एक छोटा डिप अगर आता है लगभग 67,700-800 तक, तो वहां पे एक अच्छा बाइंग लेवल रहेगा 67,000 के स्टॉप लॉस के साथ। यानी गोल्ड आपको 60,000 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट है, इसलिए आप 60,000 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे, 400 के आसपास खरीदे। 800 से 1,000 रुपए का टारगेट इस कॉल ऑप्शन, इसका जो प्रीमियम है 800 से 1,000 रुपए तक जा सकता है। और 170 का स्टॉप लॉस भी ध्यान रखिएगा, 170 के नीचे जाता है तो इस कॉल की पोजीशन से आप निकल जाएं। तो आप एक इवेंटफुल हफ्ता है, इवेंटफुल वीक है, ऐसे में आपके लिए ऑप्शन के जरिए गोल्ड में जाने की सलाह जय दे रहे हैं। दिव्या, आपकी सलाह क्या है गोल्ड और सिल्वर के ट्रेडर्स के लिए? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो लास्ट वीक हमें 6% की रैली देखने मिली है प्राइसेस के अंदर। कल भी हमने देखा कि प्राइसेस ने नया रिकॉर्ड हाई बना 60,400 का। उसके बाद हमें करेक्शन जरूर देखने मिला, पर ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है अभी प्राइसेस का वो काफी स्ट्रांग है। मार्केट अभी वॉलेटाइल जरूर रहेगा फेड के मीटिंग से पहले, तो हमें जो भी ट्रेडर्स है उस सिस्टम में प्रॉपर स्टॉप लॉस मेंटेन करके ट्रेड करना चाहिए। अभी करंटली थोड़ा सा मुझे ओवर प्राइस लग रहा है। अगर करेक्शन आता है गोल्ड के अंदर 59,300 के आसपास, तो वहां पे बाय करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस हम 59,000 का रखें और टारगेट हम ऊपर में 59,700 का मेंटेन कर रहे हैं। ओके, तो ये व्यू है गोल्ड को लेकर। तीनों ही जानकारों को लगता है कि यहाँ से हल्की तेजी आ सकती है, तो तेजी का फायदा उठाइए। या तो आपके पास दोनों तरह के विकल्प है, या फिर ऑप्शन के जरिए जाएं, या फिर आप फ्यूचर्स मार्केट में भी खरीदारी कर सकते हैं। जिगर, अगर चांदी किसी को खरीदना हो, हल्की तेजी अभी दिख रही है, क्या ये तेजी आगे बढ़ेगी क्या दिन के दौरान? जी बिल्कुल विश्व मोहन, जिस तरीके से हमने इंटरनेशनल फ्रंट पे कॉमेक्स पे जो बुलियन पैक है, गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम, प्लेटिनम, हर एक में हमने रैली देखी है शार्प। मुझे लग रहा है $22 के ऊपर अगर सिल्वर मेंटेन करता है अपना लेवल, वन शुड गो लॉन्ग इन इंट्राडे। सो उस हिसाब से अगर हम एमसीएक्स की बात करें, मे कॉन्ट्रैक्ट आई रिकमेंड टू गो लॉन्ग इन सिल्वर अराउंड 69,000, स्टॉप लॉस वुड बी 68,800, टारगेट वुड बी 69,400। ओके, तो ये भी वो कच्चे तेल को लेकर जिगर क्या सलाह है, क्या करना चाहिए कच्चे तेल में? क्रूड ऑयल में हमने ऑलरेडी एक शार्प ब्रेकडाउन देख लिया है। $65 के आसपास हमने सपोर्ट भी लिया है WTI ने, एंड वहां से एक बाउंस बैक भी आया है। जिस तरीके से मार्केट वॉलेटाइल है, चाहे वो बैंकिंग क्राइसिस को लेकर कंसर्न्स थे, चाहे रिसेशन को लेकर कंसर्न्स थे, या तो फिर स्टेबल रशियन सप्लाईज को लेकर कंसर्न्स थे, वी हैव सीन अ क्लियर कट सेल ट्रिगर्ड इन क्रूड ऑयल। मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत टेक्निकल पुल बैक आ सकता है। मार्केट इज वॉलेटाइल, एक मेजर इवेंट है आने वाला, तो मैं क्रूड मेगा में कॉल नहीं दे रहा हूँ, क्रूड मिनी में मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ कॉल देने में। क्रूड मिनी अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट बाय अराउंड करंट लेवल्स ऑफ 5600, 5540 should be stop loss, target would be 5720। यानी क्रूड मिनी का आपके पास विकल्प है, 5,600 पे खरीदे 5,720 के टारगेट के लिए। जय, क्या सलाह है क्रूड पे? कि एक पुल बैक मूव जरूर यहाँ से बन रहा है। ब्रेंट में $70 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और कल उसके पास ही लो बना के घुमा है वहां से।
तो यहाँ से एक पुल बैक मूव लग रहा है जो एमसीएक्स में लगभग 5,800 तक ले जा सकता है प्राइसेस को। सो क्रूड का 5,700 का कॉल बाइंग करके चलना चाहिए। 260 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है, उसमें बाइंग कर रहे हैं। 197 का स्टॉप लॉस रहेगा और इसमें मुझे लग रहा है 400 450 तक के लेवल्स हम लोग आने वाले 102 दिन में देख सकते हैं। दिव्या, आपकी सलाह क्रूड पर? देखा कि बैंक क्राइसिस अभी स्टार्ट हुआ तो क्रूड ऑयल में हमें अच्छी खासी बिकॉली देखने मिली। लास्ट वीक जो प्राइसेस करीब 11% डाउन थे, कल मार्केट में थोड़ा सा रिकवरी जरूर देखने मिला क्रूड ऑयल के अंदर। ग्लोबल मार्केट को भी थोड़ा सा राहत मिला जब यूबीएस ने एग्री किया क्रेडिट स्विस को टेक ओवर करने के लिए। टेक्निकल में बात करूँ तो अभी ओवरसोल्ड जोन में क्रूड ऑयल, और डेली पे भी एक हैमर फॉर्मेशन फॉर्म हुआ है जो कि एक रिवर्सल कैंडल है लोअर लेवल से। तो थोड़ा सा करेक्शन आता है तो हम बाई करके चले। मैं 5,600 का जो कॉल ऑप्शन है वो 290 के अराउंड बाई करूंगा। स्टॉप लॉस 260 का रखना चाहिए और टारगेट ऊपर में 340 का एक्सपेक्ट करें। ओके, यहाँ भी एकदम सिमिलर कॉल है, कोई आपको कॉन्ट्राबेट नहीं लगानी है। और यहाँ पर भी दिव्या और जय दोनों ऑप्शन के जरिए सलाह दे रहे हैं खरीदने के लिए। जय का मानना है कि 5,700 रुपए के स्ट्राइक की कॉल आप खरीद सकते हैं 260 में, 380 450 के आसपास का प्रीमियम जा सकता है। दिव्या को भी लग रहा है कि क्रूड में ऑप्शन के जरिए जाए, यहाँ पर 5,600 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है। और जिगर क्रूड मिनी के साथ दे रहे हैं क्योंकि आपको ज्यादा रिस्क लेने की सलाह नहीं दे रहे, इसलिए तीनों एक्सपर्ट को लगता है कि या तो आप क्रूड मिनी के साथ जाए या और ऑप्शन में ट्रेड करें। लेकिन एक और सेगमेंट जहां पर आज नजर रखना जरूरी है वो है बारिश का, ओलावृष्टि का। जिस तरह से फसलों को नुकसान हुआ है, 10 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जहां पर ओलावृष्टि हुई है। पिछले 4 से 5 दिनों में कई फसलों को नुकसान हुआ है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। महेश पलावत साहब है स्काईमेट से और पुखराज चोपड़ा साहब हैं एग्री एक्सपर्ट है बीकानेर से। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले पलावत जी, अब तक जो नुकसान हुआ तो वो हो गया, आगे के लिए क्या अनुमान है? क्या लग रहा है अगले 24 घंटों में और अगले 2 से 3 दिनों में किन किन राज्यों में बारिश और ओले की संभावना दिख रही है आपको? देखिए विष्णु मोहन जी, अभी तक जो बारिश हुई है वो तो आपको पता है कि काफी इस जगह पर नुकसान हुआ है, ओले गिरे हैं, तेज हवाएं चली हैं, बारिश हुई है। और अब राहत है, जो उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियां आज से समाप्त हो रही हैं। लेकिन एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो 23 तारीख को पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में पहुंचेगा। तो वहां से वो रेन और स्नो देगा पहाड़ों पर और उसका इम्पैक्ट से जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने वाला है सेंट्रल पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में 23 तारीख की शाम या दोपहर के बाद से बारिश शुरू हो सकती है। और 24 तारीख होते होते ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को कवर करेगी और राजस्थान के ज्यादातर इलाकों को एक बार फिर से कवर कर जाएगी। केवल जो दक्षिणी जिले हैं जैसे कि सिरोही, पाली, डूंगरपुर, राजसमंद और उसके आसपास के जो इलाके हैं वही खाली रहेंगे। बाकी पूरा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 24 तारीख तक बारिश की संभावना है। ओले भी गिर सकते हैं, तेज हवाएं भी चल सकती हैं और 25 तारीख से एक बार फिर से मौसम साफ हो जाएगा और फिर कम से कम एक सप्ताह तक कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है भारत। ओके, यानी 23, 24, 25 3 दिन अहम है और खास करके उत्तर भारत के राज्य ज्यादातर इस चपेट में आएंगे। राजस्थान, दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा जैसे ऐसे राज्य हैं जहां पर ज्यादातर इलाकों में बारिश के साथ ओले की संभावना भी बन रही है। तो 23, 24, 25 आपको सावधानी बरतने की सलाह है। शुक्रिया पलावत साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और मौसम का अनुमान बताया। अब पुखराज जी, आप क्या लग रहा है किन किन फसलों को ज्यादा इस ओले से या बारिश से अब तक हुई है और आगे का क्या अनुमान है? किन किन फसलों को और नुकसान हो सकता है और क्वांटम क्या है? अगर परसेंटेज टर्म में बात करें तो कितना फसल को नुकसान हुआ होगा? सबसे पहले अगर राजस्थान की बात करें तो देखिए, राजस्थान की बात करें तो यदि नुकसान के लहजे से देखें तो क्रमशः सबसे ज्यादा जीरा, उसके बाद में इसबगुल, उसके बाद में जौ, उसके बाद में गेहूं, उसके बाद सरसों और उसके बाद चना, यानी इन सभी फसलों में नुकसान हुआ है। जीरा और इसब में क्वांटिटी का नुकसान है और दूसरी जिंसों के अंदर थोड़ी क्वांटिटी का नुकसान है पर क्वालिटी का नुकसान और ज्यादा हो गया है। विष्णु मोहन जी, जो लगातार पिछले दिनों में बारिश पड़ी है या ओले गिरे हैं, जहां ओले गिरे हैं वहां तो काफी नुकसान हो गया है। हमारे बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने आज ये जारी किया है और बताया है कि उन्होंने फसल के सर्वे में पाया कि जीरा और इसबगुल में 20% से लेके 50% तक का नुकसान कम से कम इस रीजन के अंदर है। तो कुछ रीजन के अंदर 50 से 80% तक नुकसान इसबगुल में हो चुका है, जबकि जीरा में थोड़ा उससे कम 20 से 30% के आसपास नुकसान हुआ है। तो विश्व मोहन जी, हर फसल को, जो भी फसल खेत में खड़ी है या जो कट के खेत में पड़ी थी,
उस सब में भी कहीं क्वालिटी का कहीं क्वांटिटी का नुकसान हुआ है। आज तो हालांकि राजस्थान में, हाँ, हमारी एरिया में, पश्चिमी राजस्थान में, जहाँ 23 से बरसात अभी बता रहे थे स्काईमेट वाले, तो आज तो मौसम बिल्कुल साफ सा है, पर कल रात तक, शाम तक बहुत खराब था मौसम। तो ये मौसम यदि और आगे आता है तो निश्चित तौर पे जो खेतों में कटी हुई फसल पड़ी है या जो खेतों में खड़ी है फसल, उसको खासा नुकसान होगा। और ये चिंता का विषय है कि गेहूं में, जौ में, चना में पहले नुकसान नहीं था, पर इन बारिशों से फिर नुकसान हुआ है, क्योंकि लगातार बारिशें रही। एक आध बारिश होती है, यदि धीमी गति की बारिश होती है तब तो कोई नुकसान की बात नहीं है, पर जहां भी बरसात तेज हुई और ओलों के साथ हुई, वहां पे फसलें नीचे गिर गई है, बिछ गई है। और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि लोकसभा अध्यक्ष ने भी खेतों में देखा है, उन्होंने भी ये पाया कि काफी नुकसान हुआ है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी गिरदावरी जारी है, पर सरकार के लिए मुश्किल ये हो रही है कि वो गिरदावरी इधर कर रहे हैं, उधर फिर से नया नुकसान हो रहा है। तो उस गिरदावरी की सूचनाएं भी ठीक से नहीं मिल पा रही है, क्योंकि नुकसान हर दिन कुछ न कुछ हो रहा है। आज के दिन को यदि छोड़ दे तो विश्वमोहन जी, आपने जैसे कहा कि जीरे की फसल को कई इलाके में 20 से 50% तक का नुकसान है, इसबगोल में भी 50% से ज्यादा का नुकसान है, और साथ ही गेहूं, चना, जौ। तो क्या किसानों की भरपाई के लिए क्या कोशिश हो रही है? ग्राउंड की क्या रिपोर्ट आ रही है? किसानों की भरपाई के लिए सरकार तो ये आश्वासन दे रही है कि हम मुआवजा देंगे, और बीमा कंपनियां भी कह रही है कि हम क्लेम देंगे। और हर स्तर पर, चाहे राजस्थान के अंदर कांग्रेस के विधायक हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, हर एक ने ये मांग की है कि क्लेम ठीक से सेटल हो और किसानों को मुआवजा दिया जाए। पर मुश्किल ये है कि राज्य सरकार तब तक इसकी घोषणा नहीं कर सकती जब तक गिरदावरी न हो जाए। और गिरदावरी की, जैसे मैंने मुश्किल बताई, कि वो गिरदावरी करते हैं, उससे आगे दूसरा नुकसान शुरू हो जाता है। तो हम भी ये कहेंगे सरकार से कि इस बार का जो नुकसान है असहनीय है। बहुत सारी जगह तो ऐसी स्थिति है कि जहां राजस्थान का किसान निराश नहीं हुआ करता था, वहां भी किसानों में बहुत ज्यादा निराशा है। ये गंभीर विषय है और सरकार को अभी से इसमें ध्यान देना होगा और ये अपडेट रहना होगा कि भाई हम जल्द से जल्द आपको मुआवजा देंगे, क्लेम देंगे, ताकि वो किसान आश्वासित रहे और मानसिक रूप से कमजोर नहीं हो। विश्वमोहन जी, जीरे की चाल देखिए सर, शुरुआत हालांकि कल तेजी थी, आज शुरुआत कमजोर हुई थी और वापस से देखिए 33,500 के आसपास चला गया। धीरे धीरे तेजी आ रही है, क्या लग रहा है ये तेजी और बढ़ेगी क्या, जिस तरह से नुकसान की खबरें आ रही हैं? देखिए विश्वमोहन जी, अराइवल को देखें तो 45 से 50,000 बोरी या 60,000 बोरी तक जीरे की आवक ऊंझा मंडी में हो रही है, और दूसरी मंडियों में भी ठीक ठाक आवक हो रही है। किसान घर पे माल रखना नहीं चाहता और तुरंत ले जाके बेच रहा है। तो आवक की दृष्टि से देखें तो हो सकता है बहुत ज्यादा अभी नहीं बढ़े, एक बार यहाँ पे रुक जाए, पर फसल की दृष्टि से देखें तो इसका भविष्य आगे तेजी का ही है। इसमें मतलब तेजी रहेगी, मंदी की गुंजाइश बहुत कम है। ये तो हुई जीरे की बात। जहां तक इसबगुल की बात है, सबसे बड़ा डैमेज हुआ है इसबगुल के अंदर। जहां इसबगुल को पहले 32-33 लाख बोरी की फसल मान रहे थे, फिर पाले के बाद में मान रहे थे 26-27 लाख की, और अब इन बरसातों के बाद में एक व्यापारियों का जो निजी सर्वे है उसके अंदर 20-21 लाख बोरी फसल की रिपोर्ट ही आ रही है। तो ये भी विषय है, वो तेजी का है। इसी तरह से सरसों और चना के अंदर है, ये सारा सरकार पे निर्भर है, सरकार की नीतियों पे इसके अंदर तेजी मंदी बनेगी, वरना कोई कारण नहीं है कि चना या सरसों ये मंदी रह जाए। विश्वमोहन, शुक्रिया पुखराज जी, आपने वक्त निकाला, बताया कि क्या हो रहा है ग्राउंड पर, कितनी स्थिति खराब है और क्या भरपाई के लिए सरकार की क्या कोशिश हो रही है और किन किन फसलों को कितना नुकसान हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नॉन एग्री मार्केट का वापस से रुख करते हैं। बेस मेटल्स पे बात नहीं हो पाई थी, बेस मेटल्स में कमजोरी तो है लेकिन एक दायरे में ही दिख रहा है आज बाजार। दिव्या गगलानी, क्या लग रहा है मेटल्स में आज रिकवरी की उम्मीद किसी काउंटर में लग रही है क्या यहाँ से, और लग रही है तो क्या खरीद लें? विश्वमोहन जी, कॉपर की मैं बात करूँ तो कल प्राइसेस काफी वॉलेटाइल थे, लोअर लेवल से हमें एक अच्छी रैली देखने मिली थी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो थोड़ा कमजोर हुआ था और डिमांड जो है चाइना में वो भी इम्प्रूव हो रही है, तो उसके वजह से प्राइस को एक अच्छा सपोर्ट मिला है। जैसे कि आपने बोला कि बेस मेटल एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, तो कॉपर भी जो है काफी टाइम से 760 to 745 के रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। अगर ये दायरा टूटेगा, अगर 761 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन करते हैं तो हमें एक अच्छी रैली देखने मिल सकती है। तो मैं 761 के अबाव बाई करूंगा, स्टॉप लॉस 758 का रखूंगा और टारगेट ऊपर में 765 का एक्सपेक्ट करते हैं।
जिगर, कॉपर और जिंक दिन के निचले स्तरों से हल्की रिकवरी दिख रही है, हालांकि है अभी भी लाल निशान में। क्या लग रहा है, रिकवरी आएगी, खरीद के जाए कॉपर जिंक? जी बिल्कुल विश्वमोहन, मुझे लग रहा है कॉपर, जैसा कि दिव्या ने भी बताया, 745 760 के रेंज में जो है, 760 अगर ब्रेक करेगा पोजिशनली बहुत जल्दी हमें 800 का लेवल देखने को मिल सकता है। चाइना की मैं बात करूं, थोड़े बहुत वहां पे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, प्रीमियम वहां पे बढ़ रहा है। शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज की जो इन्वेंटरीज है कॉपर की, वो लगातार तीसरे हफ्ते गिर रही है। इंट्राडे के लिए अगर खेलना है, कॉपर जिंक बोथ आर लुकिंग वेरी गुड। फेब्रुआरी, माफ कीजिएगा, कॉपर मार्च कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं 758 के आसपास फॉर इंट्राडे, 755 स्टॉप लॉस, टारगेट वुड बी 764। जिंक मुझे लग रहा है फेब्रुआरी which is March contract by around 255.5, 253 is the stop loss and 258.5 is target. जय, बेस मेटल्स में आपको कुछ पसंद आ रहा है आज इंट्राडे के लिए? देखिए, पूरा बेस मेटल पैक मुझे लग रहा है एक रेंज बाउंड में रहेगा। इंट्राडे के लिए तो कोई विशेष ट्रेड नहीं है, बट अगर 1-2 दिन के व्यू से किसी को करना है तो लेड में बाइंग कर सकता है 181 के स्टॉप लॉस के साथ में, और अपसाइड में 187 का टारगेट रहेगा। कोई बड़ा मूवमेंट कोई भी डायरेक्शन में नहीं लग रहा है नेक्स्ट 2 दिन के लिए, और एफओएमसी मीटिंग के बाद में ही मुझे लग रहा है कि शायद कुछ डायरेक्शनल मूव आ सकता है। नेचुरल गैस काफी कमजोर हो गया है, क्या लग रहा है इसमें रिकवरी की उम्मीद करें क्या आप? जिगर, आपसे सवाल था मेरा नेचुरल गैस को लेकर। विश्वमोहन, हमने कल के मार्केट में देख लिया था एक शार्प फॉल, इन फंडामेंटल्स तो यहाँ पे वीक ही है, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे शार्प रैली आए। नेचुरल गैस अगर मिनी में ट्रेड लेना है, वन शुड गो लॉन्ग अराउंड करंट लेवल्स ऑफ 198। मुझे लग रहा है नेचुरल गैस मेगा में भी अगर हम इंट्राडे में पोजीशन लेनी है, मार्च कॉन्ट्रैक्ट वन शुड गो लॉन्ग अराउंड करंट लेवल्स ऑफ 186, 185, 186, स्टॉप लॉस शुड बी 180, टारगेट वुड बी 195। दिव्या, नेचुरल गैस में कोई ऑप्शन की रणनीति? नेचुरल गैस की मैं बात करूँ तो उसमें इन्वेंट्रीज काफी बड़ी है और वेदर आउटलुक भी काफी माइल्ड है, तो उसके वजह से डिमांड थोड़ा सा हर्ट हुआ है वहाँ पे। टेक्निकली 197 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था जो कि ब्रेक चुका है, तो साइन थोड़े से प्राइसेस के लिए। तो सेल ऑन राइस का मेरा व्यू रहेगा 190 का जो पुट ऑप्शन है वो 8 रुपीज के अराउंड बाई करें, स्टॉप लॉस हम 6 रुपए का रखें और टारगेट हम ऊपर में 11 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, यानी 190 के स्ट्राइक की आपको पुट खरीदने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि जिगर को लग रहा है यहाँ से हल्की रिकवरी दिख सकती है, तो आपको खरीदारी की सलाह जिगर की तरफ से आ रही है। 185 के लेवल पे नेचुरल गैस खरीदे 195 के टारगेट के लिए। शुक्रिया दिव्या आपका, जिगर आपका, जय आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपके लिए होगा एफएनओ जंक्शन।